अब हम बात करते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की पार्ट सेकंड की, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसका सेकंड पार्ट है। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। जो बुर्बो फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन? लुई 16। और ये 1774 की बात हो रही कि बुर्बो फैमिली से लुई 16 बिलोंग करते थे। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ, जब इन्हें ताजपोशी करी गई, तो इनकी एज सिर्फ 20 ईयर थी। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। इनकी शादी 20 साल की उम्र में इनकी शादी किससे हो गई थी? मैरी एंटोनेट। उनकी शादी हो गई थी मैरी एंटोनेट से। अपॉन हिज एक्सेशन ऑफ द न्यू किंग फाउंड टू एम्प्टी ट्रेजरी। देखो, जैसे इनका राज्याभिषेक हुआ, इन्हें लगा कि इनके जो खजाना है या जो इनका राज्य का कोष है, उसमें बहुत सारा सोना और पैसा होगा। बट ये इसके बिल्कुल उलट था। उनके जो खजाना था या उनका जो राज्य में जो भी कोष था, वो क्या था? एम्प्टी, यानी खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। अब ये क्यों हुआ था कि उनका खजाना खाली था? क्योंकि जो फ्रांस है वो कई सालों तक लगातार बार या युद्ध की कंडीशन में था, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो खजाना था या फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो रिसोर्स थे, वो फ्रांस के कैसे हो गए थे? ड्रेन हो गए थे, खाली हो गए थे, ठीक है। तो इस वजह से फ्रांस का खजाना खाली था। और चूँकि जो लुई 16 थे, उनकी एज 20 ईयर थी उस समय जब वो राजा बने थे, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स added of his was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। अब देखो, चूंकि वो राजा थे तो उसी तरह से उनका रहना या जो जिस तरह के उनके खर्चे थे वो उस तरह से थे। तो क्या होता था? एडेड टू दिस वॉज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट और इमेंस पैलेस। अब देखो, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, जो उनका दरबार था वो कैसा था? असाधारण था। इमेंस, विशाल और असाधारण जो उनका दरबार था वो। पैलेस कहाँ था? वर्साइल में। तो वर्साइल में जो उनका पैलेस था वो बहुत ही भव्य और विशाल था। तो उसका क्या होता था? मेंटेनिंग में जो खर्चा होता था उसका खर्चा भी उनको चाहिए था। और चूँकि उनका जो क्या था? ट्रेजरी था, वो कैसा था? एम्प्टी, यानी खाली था, ठीक है। Under Louis XVI, French helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain। अब देखो, ये जो कंडीशन हुई या जो मतलब वॉर हुआ, उसमें जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब हुई, साथ में ये क्या हुआ कि लुई 16 ने किसकी हेल्प करी? अमेरिका की हेल्प करी। किस लिए? जो उनकी 13 क्या थी? कॉलोनी, 13 कॉलोनी थी, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और इंडिपेंडेंस किससे दिलाई? उन्होंने दिलाई, उनकी कॉमन एनिमी था, कौन? ब्रिटेन, जिसकी फ्रांस से भी दुश्मनी चल रही थी और साथ में किससे दुश्मनी चल रही थी? अमेरिका से। तो उस जो 13 जो कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन अपने अंडर लिए था या जो जिसको ब्रिटेन ने अपना कैप्चर कर रखा था, उससे उसको आज़ादी दिलाई या इंडिपेंडेंस दिलाई। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिब्रे। जो लिब्रे, देखो लिब्रे क्या है? जैसे अपने यहाँ इंडिया में रुपया चलता, यूएस में डॉलर चलता, ऐसे लिब्रे उस समय वहाँ की करेंसी थी। तो ये जो वॉर था, वॉर जो इसमें 13 कॉलोनी जो अमेरिका की, उनको जो फ्री करवाए, किससे? ब्रिटेन से। तो इसमें उनके ऊपर अब बिलियन लिब्रे का और भी एक्स्ट्रा बोझ या एक्स्ट्रा कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। तो इससे क्या हुआ? टू द डेट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। अब देखो, 1 बिलियन लिब्रे का तो उनके पास कर्जा किसके लिए हो गया था? अमेरिका की वजह से। और राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। अब चूंकि उनके ऊपर कर्जा पहले से था और 1 बिलियन का कर्जा और बढ़ गया था। अब जो लेंडर थे, जो देनदार थे, जिन्होंने रुपया दिया था, किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को, राजा को, उस टाइम के मोनार्क को। तो क्या, हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बेगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो, उन्होंने जो राजा थे या जो उस समय के मोनार्क थे, उनको जो क्या दिया था? जो क्रेडिट दिया था, उसमें क्या किया उन्होंने? 10% का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे वो। अब उनके ऊपर 1 बिलियन का पहले से कर्जा था, 1 बिलियन का हो गए थे। अमेरिकन कॉलोनी को उन्होंने ब्रिटिश कंपनी से, ब्रिटेन से क्या करवाया था? इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। तो इस वजह से उनके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का कर चढ़ गया था। 10% लोन पे वो इंटरेस्ट ले रहे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिगेड टू स्पेंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब देखो, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेड टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंट इट्स बजट टू इंटरेस्ट
टू इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब देखो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास और कोई चारा तो था ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पहले से कर्जा था। अब उनका जो खर्चा था, जो उनका पैलेस वगैरह का या जो भी उनका एक्स्ट्रा वगैरह जो भी खर्चा था वो क्या था। सो द फ्रेंच, अब उसने सोचा कि इंक्रीज द परसेंट ऑफ इस बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट। अब उन्होंने सोचा कि हमें अपने बजट को बढ़ाना चाहिए, तब हम क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हम मैनेज कर पाएंगे। It's made the regular expense such as the cost of maintaining army, court, running government ऑफिस और यूनिवर्सिटी। अब उनको खर्चा किस लिए चाहिए था, एक रेगुलर एक्सपेंस थे। एक तो उनका खुद का पैलेस का था जो खर्चा था, और दूसरा था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी का मेंटेन करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे, और साथ में कोर्ट जो उनका दरबार था उसको रन करने के लिए उनको चाहिए थे, और जो गवर्नमेंट की साइड से जो ऑफिस और यूनिवर्सिटी थी उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। अब उनके पास पैसा कहाँ से आता, तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट ने ये सोचा, ये मोनार्क ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। पहले उन्होंने थोड़ा सा टैक्स इंक्रीज किया था, फिर अब उन्होंने सोचा इतने में खर्चा नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम टैक्स इंक्रीज कर देंगे। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। अब इतना होने के बाद जो उन्होंने टैक्स इंक्रीज किया उसके बाद भी उन्हें सफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिला, सफिशिएंट जो पैसा था वो उनको नहीं मिला। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में उसमें क्या हुआ था, 3 स्टेट में डिवाइड हो गई थी। ये 3 स्टेट कौन थे इसके बारे में हम आगे बात करें। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। अब एक कंडीशन और थी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड हो चुकी थी, और उसमें एक कंडीशन उसके ऊपर ये लगी थी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिर्फ वही क्या करते थे, टैक्स को पे करते थे। अब हम बात करें स्टेट की, कौन से 3 स्टेट थे जिसमें डिवाइड थी। ये है फर्स्ट स्टेट है द क्लर्जी, सेकंड स्टेट है नोबेलिटी, और थर्ड स्टेट इसमें थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स etc, पीजेंट एंड आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट। ये 3 स्टेट थे। देखो इसको आप ऐसे समझाएं, देखो ये हो गया फर्स्ट, इसमें कौन आ गया, क्लर्जी। ये हो गया सेकंड, इसमें कौन आ गया, नोबेल। और थर्ड स्टेट जिसमें नॉर्मल पर्सन थे, ठीक है, इसमें नॉर्मल पर्सन जो इंक्लूड थे। तो ये 3 स्टेट में डिवाइड थे। अब फर्स्ट में कौन है, क्लर्जी, सेकंड हो गया नोबेल, और थर्ड हो गया कॉमन पीपल। देखो अब ये क्लर्जी कौन थे, ये क्लर्जी थे जो चर्च से बिलोंग करते थे। क्लर्जी कौन थे, जो चर्च से बिलोंग करते, चर्च से, चाहे वो चर्च में प्रीस्ट के पद पे हो या चर्च में किसी भी मतलब ऑफिशियल उस पे हो, वो क्या होते थे, क्लर्जी की कैटेगरी में आते थे। सेकंड कौन था, सेकंड थे नोबेल। नोबेल कौन थे, जो किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, चाहे वो स्वयं किंग हो या उसकी फैमिली से रिश्तेदार वगैरह कोई भी हो, वो किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किस में आते थे, नोबेल में। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेट में थे बिग बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन थे वो आ रहे थे, मर्चेंट थे, कोर्ट जो ऑफिशियल थे वो थे, लॉयर्स थे, और साथ में कौन थे, और साथ में थे पीजेंट एंड आर्टिशन, और स्मॉल पीजेंट छोटे किसान, लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, और सर्वेंट, ये थे थर्ड स्टेट में।